हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का भूगोल पाठ 2 वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था पाठ 1 संसाधन और विकास। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप जल्दी से वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो शुरू करते हैं हमारे वन और वन्यजीव संसाधन से। वन यानी कि फॉरेस्ट और वन्यजीव यानी कि वाइल्ड लाइफ। संसाधन तो हम सबको ही पता है, रिसोर्सेस। तो हमारा पूरा चैप्टर किसके बेसिस पर होगा? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में। इस अध्याय में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत और वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में, जातियों का वर्गीकरण, वनस्पति जात और प्राणी जात के रक्तीकरण के कारण, भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवन के प्रकार और वितरण, और समुदाय और वन संरक्षण। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम इस चैप्टर को एक सेशन में करने वाले हैं कवर, जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है और वह कितने मार्क्स का हो सकता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, है ना? और इसी पृथ्वी पर हमारे साथ साथ अनेक जीव जंतु भी रहते हैं। ऐसा नहीं है पृथ्वी सिर्फ हमारी है, बाकी जीव जंतु की भी है। जैसे कि एक छोटे से पेड़ से लेके एक बड़ा वट वृक्ष, या फिर एक छोटी सी मछली से लेके एक बड़ी ब्लू व्हेल, यह सब हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये जो अवस्था स्थल है ना, उसको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं की प्रजातियों को हम कहते हैं जैव विविधता। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनेक अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, उनको हम कहते हैं जैव विविधता। इसका मैं आपको सीधा सा उदाहरण दूंगी, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा जैव विविधता होती क्या है। आप मान लीजिए एक पेड़ है। पेड़ की कई प्रजातियां होती है, कीकर, नीम या फिर पीपल आदि। तो पेड़ों की प्रजातियां भी अलग अलग गिनी जाती है। इसी तरह हम कह सकते हैं आम की प्रजातियां भी कई होती है। जैसे कि आप देखते हैं दशहरी आम, अल्फोसा आम, इनकी भी कई प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही में अगर आप मछली को देखते हैं, उनकी भी कई प्रजातियां पाई जाती है। जैसे कि आप कह सकते हैं ब्लू व्हेल या शार्क। इन सब को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि अनेक अनेक प्रकार की प्रजातियां। अब हम पढ़ते हैं कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों इतनी आवश्यक है, क्यों इतना जरूरी है जैव विविधता। इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। ये लगभग 1 से 2 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, मानव जीवन के लिए जो है जैव विविधता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे निर्भर है। मानव जो है वो पेड़ पौधे पर निर्भर है, पेड़ पौधे जो है वो सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसीलिए जैव विविधता जो है वो मानव जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरतमंद है। अब आप कह सकते हैं अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, या फिर अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे दवाई कहाँ से मिलेगी। इसीलिए हमारे जीवन में जैव विविधता जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिक या फिर परितंत्र के बारे में। इसका मतलब होता है इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है,
तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी कि कई जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतु रहते हैं तो यह कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, या तो कोई रासायनिक या फिर कोई भौतिक कार्यों की वजह से। जैसे कि आप मान लीजिए मनुष्य जो है वह पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। पेड़ पौधे जो है वो सूरज की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। तो ये एक दूसरे से सब के सब संबंध रखते हैं। कैसे? या तो किसी भौतिक यानी फिजिकल या रासायनिक यानी केमिकल कारकों की वजह से। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। ये ध्यान रहे कि परितंत्र और पारिस्थितिक एक ही चीज है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में, यानी कि भारत में कितनी तरह के वनस्पति और प्राणी जात पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत जैव विविधता की दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ठीक है, और यहाँ विश्व के सभी जैव उपजातियों की संख्या लगभग 8% पाई जाती है, या ये कहूँ 16 लाख पाई जाती है। भारत में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति जात की प्रजातियां पाई जाती है, और इसमें से 15,000 जो है वह उपजातियां भारत मूल की ही है। तो इसीलिए भारत में वनस्पति और प्राणी जात जो है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जिन संसाधनों का हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में? सोचा है कभी? नहीं ना? ऐसे ही विविध प्रकार के जो हमारे वनस्पति और प्राणी जात है ना, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतने अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं कि हम इन बहुमूल्य संसाधनों का कद्र करना छोड़ दिए हैं। वो ऐसे कि जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक हमें संसाधन प्राप्त हो रहा है होने दो। लेकिन इसी मान्यता के कारण हमने इन संसाधनों को आज कहीं ना कहीं लुप्त होते देखा है, और क्या पता कुछ तो लुप्त हो ही चुके हैं और कुछ लुप्त होने भी वाले हैं। तो इसी के चलते हमने कई स्तनधारियों की जो प्रजातियां हैं उनको लुप्त कर दिया है। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10% जो है वो सिर्फ वनस्पति जात है, और जो 20% है वो स्तनधारियों के लुप्त होने के खतरे के चांसेस है। तब आप देख सकते हैं कि हमने कितना फायदा उठाया अपने संसाधन का। अब आप ये चीज मान लीजिए कि अगर इन उपजातियों की हालत इतनी ही नाजुक है और ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है, तो क्या हमारे परितंत्र पर इस पे असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। परितंत्र पर असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि परितंत्र का संबंध एक दूसरे से होता है, यानी कि मनुष्य से पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से सूर्य की ऊर्जा। और अगर ये संबंध ही खत्म हो जाएगा तो इससे हमारे परितंत्र को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हमें वनस्पति और प्राणी जात को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए हमने क्या किया है, हमने ना जातियों को अलग अलग वर्गीकरणों में बांट दिया है, जिससे हमें इनकी संख्या, इनकी आयु और इनके जीवित रहने की क्षमता पता चल सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जातियों का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हमने जातियों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया है। अच्छा, हमने मतलब आपने या मैंने नहीं, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, इन्होंने कुछ श्रेणियों को यानी कुछ जातियों को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया है। किसके अनुसार? इनकी आयु के अनुसार कि कितने दिन तक ये जीवित रहेंगे, और इनकी जातियों के अनुसार पर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य जातियों के बारे में। सामान्य शब्द से हम क्या समझते हैं? जो चीज साधारण होती है, मामूली सी चीज होती है।
जिसके बारे में हमें पता है कि ये तो आज नहीं तो कल होना ही होना है। सामान्य जातियां ये जातियां होती हैं जिनकी जो संख्या होती है जीवित रहने की वो काफी ज्यादा सामान्य पाई जाती है, कि हमें इसके बारे में पता है आज नहीं तो कल इनको खत्म होना ही है। ठीक है। अब इस सामान्य जातियों में हमारा कुछ उदाहरण है, जैसे कि पशु, पशु में भी कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि, साल या चील। हमें इनके बारे में सब पता है सामान्य जातियों के बारे में कि इनकी जीवित रहने की संख्या इतनी ही है, इससे ज्यादा ये जीवित नहीं रह सकते। दूसरा है हमारा संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त, संकट से हम क्या समझते हैं, कोई चीज दुविधा में हो। संकटग्रस्त जातियां वह जातियां होती है जिनका लुप्त होने का जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा होता है। लुप्त मतलब खत्म होने का जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा होता है। इस वर्ग में उन जातियों के समूह को रखा जाता है जिसका लुप्त होने का, खत्म होने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिस विश्व परिस्थितियों की वजह से इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा कम हुई है। अगर वो ऐसे ही चलती रही तो इनका जीवित रहना जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बात यह है कि ऐसे कौन सी परिस्थिति है, वो ये, पहली चीज इनका भोजन। अगर ये खाना नहीं खा पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जीवित नहीं रह पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे खाना क्यों नहीं खाएंगे, क्यों नहीं मिलेगा खाना। वो ऐसे, अगर एक जंगल में ये रहते हैं और वहां पर पेड़ों की कटाई छटाई हो गई, पेड़ वहां से हटा दिए गए, तो ये क्या खाएंगे, उनको भोजन तो मिलेगा ही नहीं। तो एक इसका रीजन ये हुआ। दूसरी चीज, पर्यावरण की वजह से, अगर पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाए तो जाहिर सी बात है इनको भी नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो आप कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, इस वजह से भी। इसीलिए यह संकटग्रस्त जातियां कहलाई जाती है। इसमें आता है काला हिरन, मगरमच्छ, मणिपुरी हिरन आदि। तीसरा है हमारा सुभेद जातियां। सुभेद जातियां यानी कि वह जातियां, अनेक अनेक तरह की जातियां, उनको हम क्या कहते हैं, सुभेद जातियां कहते हैं। सुभेद जातियों में क्या होता है, इनकी जो संख्या है, इन जातियों की संख्या है वो दिन ब दिन काफी ज्यादा जो है वो घटती जा रही है। और इसका घटने का मतलब ये है कि आज तो हमें ये दिख भी रही है, आगे जाके ये कभी दिखेंगी भी नहीं। तो सुभेद जातियों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा लगातार जब घटती जा रही है, किसके कारणवश, या तो पर्यावरण के कारणवश हो सकता है, या फिर भोजन के कारणवश हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज जो इनको बहुत प्रभावित कर रही होती है। इन कारणों की वजह से इनकी संख्या जो है काफी ज्यादा घट रही है। और अगर हमने इनकी स्थिति को अभी नहीं बदला, अगर हमने इनको अभी नहीं बचाया, तो यह है संकटग्रस्त प्रजातियों में आ सकती है, शामिल हो सकती है। अब भाई हम ये पता करते हैं कि सुभेद जातियों में ऐसी कौन सी जातियां हैं जो खत्म हो गई तो वापस नहीं आ सकती है। वो है नीली भेड़, एशियाई हाथी, या फिर डॉल्फिन, और बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के प्राणी जाति हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सुभेद जातियों के बारे में। फिर है हमारा दुर्लभ जातियां। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो चीज आसानी से हमें नहीं मिलेगी या नहीं मिल पाती है, उनको हम क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ जातियां वह जातियां होती है जिनकी संख्या जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा कम होती है। और अगर हमें इसको बचाना भी है, और अगर हम नहीं भी बचा पाए, तो ये जातियां जो है वो सीधा सीधा किस में आ पाएंगी, संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, दुर्लभ जातियों का संरक्षण करना होगा। अब बात यह है कि दुर्लभ जातियों में कौन कौन आता है। तो दुर्लभ जातियों में आता है आपका हॉर्नबिल, और हिमालय के भूरे भालू, या फिर रेगिस्तानी लोमड़ी। ठीक। तो जैसे कि आपको मैंने पाठ शुरू करने से पहले बता दिया था कि हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी हमारा प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9718646198।
और आप चाहे तो आप हमारे साथ फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट से ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे स्थानिक जातियों के बारे में। स्थानिक शब्द से हम क्या समझते हैं? यानी जो एक स्थान पर रहता हो वह स्थानिक चीज होती है, यानी कि उनका एक विशेष जगह है कि वह इसी जगह पर रहते हैं। स्थानिक जातियां वह जातियां होती हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी या तो भौगोलिक सीमाओं के अलग, यानी कि हमारे पृथ्वी से अलग पाई जाती है, अलग क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर ये कहूँ कि भौगोलिक सीमाओं में पाई जाती है। भौगोलिक सीमा यानी कि किसी दूसरे देश में, विदेश में, जिले में आदि। इसका सीधा उदाहरण है या तो अंडमानी टील, या तो निकोबारी कबूतर, या फिर अंडमानी जंगली सुअर, या फिर अरुणाचल के मिथुन आदि। ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे स्थानिक जातियों में। फिर है हमारा लुप्त जाति। लुप्त मतलब बिल्कुल जो चीज खत्म हो गई है। लुप्त जातियों में वह जातियां आती हैं जिनका हमने पता लगाया था कि ये यहाँ पर इस स्थान पर रहती है, लेकिन जब हम बाद में इसको ढूंढने गए तो वह वहां से बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है। वह जातियां होती हैं लुप्त जातियां। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है एशियाई चीता, या फिर गुलाबी सिर वाला पत्थर, और बहुत सारे अलग जातियां भी आते हैं इसमें। अच्छा, अब जब लुप्त जातियों की बात खुली ही है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं। पता नहीं आपको पता है या नहीं है, जो एशियाई चीता है ना, एशियाई चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वैसे चीता जो है वह बिल्ली के परिवार का ही एक अजूबा है, या कह सकते हैं अनोखा सदस्य है, लेकिन लोगों को आमतौर पर लगता है कि यह एक प्रकार का तेंदुआ ही है, लेकिन चीते और तेंदुए में ना काफी फर्क होता है। ठीक है। 20वीं शताब्दी में ना ये चीता पहले अफ्रीका के और एशिया के विभिन्न भागों में पाए जाते थे, या ये कहो ये बहुत सारे थे, लेकिन कुछ अवस्था स्थल की वजह से ये शिकार होने लग गए, और इसी शिकार की वजह से इन लोगों का लुप्त होना चालू हो गया। फिर उसके बाद ये कभी दिखे ही नहीं, और एशियाई चीता जो है फिर भारत में सबसे पहले 1992 में लुप्त घोषित कर दिए गए थे। इसीलिए हम लुप्त जातियों में किसको किसको शामिल करते हैं? एशियाई चीता को शामिल करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया। अब हम शुरू करते हैं आगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के रक्तीकरण के कारण। रक्तीकरण का क्या मतलब होता है? कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रक्तीकरण। कि कितनी जल्दी वो चीज खत्म हो गई। क्या चीज खत्म हुई है हमारी? वनस्पति जात और प्राणी जात। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, और हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन IUCN ने भारतीय वन एवं वन्य जीवन संसाधन का वर्गीकरण कर दिया है ना? तो आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने वर्गीकरण कर दिया है किस आधार पर? दुर्लभ, लुप्त और आदि जातियों के आधार पर, है ना? अब इनके लुप्त या दुर्लभ होने के या फिर ग्रस्त होने के क्या कारण हो सकते हैं? हमने सोचा है ये कभी? नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं और इसके कारण देखते हैं कि क्या कारण है कि ये लुप्त हो गए हैं। अच्छा, अगर आप अपने आसपास इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो शायद पता चलेगा कि आपके आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वन एवं वन्य संसाधन से प्राप्त होकर बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दवाई बनाई जाती है, और ये पेड़ों से लकड़ी ली जाती है, या फिर खाद, है ना? ये सब चीजें जो भी है, ये किसकी क्रियाओं का असर है? मनुष्य की क्रियाओं का असर है, जिसकी वजह से जो हमारा वनस्पति जात है वो
खत्म हो रहा है। अब बात यह है कि ठीक है, मनुष्य की वजह से भी खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसे कौन से और कारण है जिस वजह से ये वनस्पति जात और प्राणी जात खत्म होने की कगार पर है? अब वो कारण ये है, या तो बड़ी बड़ी विकास की परियोजनाएं, या फिर पशुचरण एवं ईंधन, या फिर अधिक जनसंख्या। ये भी एक मनुष्य की तरफ से काफी ज्यादा रक्तीकरण के कारण हो सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ, वनस्पति और प्राणी जात के रक्तीकरण के अलग अलग तरह के कारण ये है कि शहरों में डेवलपमेंट लाने के कारण जो उनकी भूमि है, जो जंगल है, उनको इन लोगों ने कहाँ कहाँ किस चीज में कन्वर्ट कर दिया है? उन लोगों ने कर दिया है कृषि भूमि में। उनको कृषि भूमि में बदल दिया गया है, जिसकी वजह से जो जंगल है ना, हमारे जंगलों को बिल्कुल उजाड़ कर साइड में रख दिया है कि भाई इनका तो कभी यूज ही नहीं होने वाला है। अब इनकी जगह पे क्या होगा, अब इसकी जगह पे हमने दे दिया कृषि भूमि को और हमें फायदा ही फायदा होगा। तो पहला रीजन तो हमारा ये हो गया। दूसरा मुख्य रीजन ये है कि या तो सड़क, रेल या फिर कोई भी बड़ी विकास की योजनाओं के लिए हम लोगों ने वनों को उखाड़ के फेंक दिया है कि भाई यहाँ से तो सीधी रोड जा रही है और ये जो भी है जंगल वगैरह यहाँ से हटा दिए जाए, जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाए। फिर तीसरा है हमारे पास खनिजों की वजह से। ठीक है, अब इस खनिजों की वजह से, खनिजों को निकालने की वजह से हमने जो है वो जंगल जो है वो बर्बाद कर दिए कि भाई हम अपना जंगल चाहिए, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, इससे हमें निकालने हैं मिनरल। अगर मिनरल्स हम निकाल लेंगे तो हमें काफी ज्यादा क्या कहते हैं फायदा होने वाला है। तो हमने खनिजों को निकालने के लिए जंगलों को बर्बाद कर दिया। फिर है हमारा कारखानों की वजह से, अगर हमें नया कोई कारखाना लगाना है, उस वजह से हमने जो जंगल का पूरा एरिया है उसको खत्म कर दिया है। उस जगह पे हमने कोई कारखाना लगा दिया, या फिर विकास की कोई परियोजना कार्य को सफल करने के लिए हमने जंगल ले लिया। तो ये कुछ मनुष्य के ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्राणी जात और वनस्पति जात जो है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैव विविधता को कम करने वाले कारक। ठीक है, जिसे जैव विविधता जो है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो उसके कुछ ऐसे निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है हमारा वन्य जीव के आवास का विनाश, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक जंगल है। ठीक है, ये एक जंगल है, तो इस जंगल को हमने अपने फायदे के लिए उखाड़ कर यहाँ पे फैक्ट्री बना दी। तो हमने क्या किया, इसका विनाश कर दिया जंगल का। तो पहला रीजन हमारा ये हुआ। दूसरा मुख्य कारण है हमारा जंगली जानवरों को मारना। जंगली जानवरों को मारना, हमने उनका शिकार किया तो हमने उनको मार दिया, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण है हमारा पर्यावरण का प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण जो है वह भी जैव विविधता को कम करता है। फिर है हमारा विषक्तीकरण। विषक्तीकरण मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती है ना, जो उससे कूड़ा निकलता है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषक्तीकरण। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। फिर है हमारा दावानल। दावानल क्या होता है, जो जंगलों में आग लग जाती है उनको हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि जैव विविधता को कम करते हैं। इसके बारे में हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो पहला हमारा जैव विविधता को कम करने का कारण है वाणिज्य वानिकी। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल ऊपरी तरफ लगाए जाते हैं। ठीक है, और फिर ऊपरी तरफ लगाए जाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं साल का पेड़ होता है, जिसकी छाल जो होती है उसको ये लोग काट कर आगे बेचते हैं। ठीक है, वाणिज्य वानिकी में क्या होता है, यही होता है कि इमारती वृक्षों का जो होता है वो रोपण किया जाता है,
और इस वृक्षों को लगाने का उद्देश्य ही ये होता है, इनका एक मेन एम ही यही होता है कि ये बाद में पेड़ों को काट कर ये आगे बेच सके, और अगर ये बेचेंगे तो इनका फायदा होने वाला है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो इमारती वृक्ष है उनका रोपण किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इनको पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो ये आगे पेड़ भी लगाएंगे, उसको काटेंगे भी, और फिर हमारी जो जैव विविधता है उस पर काफी ज्यादा असर होगा। ये लोग नहीं सोचते, लेकिन जो इसका मुख्य कारण है वो क्या है कि ये लोग इसका रोपण कर रहे हैं, किसके लिए? अपने फायदे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य कितना संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है ना। फिर हमारा दूसरा जो रीजन है, जो दूसरा कारण है जैव विविधता को कम करने वाला, वो है दावानल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की आग की घटना है। जैसे कि आप आजकल काफी सुनते हैं न्यूज वगैरह में कि जंगलों में आग लग गई, या इस जंगल में आग लग गई, उत्तर प्रदेश के इस जंगल में, उत्तराखंड के इस जंगल में आग लग गई। तो यह एक ऐसी प्रकार की घटना होती है जिसके अंदर जो आग है ना, वो पूरे जंगल में फैल जाती है, चाहे वो छोटे से पौधे में क्यों ना लगी हो। छोटे से पौधे से वह बड़े पौधे तक पहुंच जाती है, और पूरा का पूरा जो जंगल है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल नष्ट। उनको हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। फिर है हमारा विषाक्तीकरण के कारण। विषाक्तीकरण, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उद्योगों से निकलने वाला धुआं, या फिर उद्योगों से निकलने वाला कचरा, या फिर कृषि क्षेत्र में कीटाणुनाशक कोई भी दवाई जब पानी में जाके घुलती मिलती है, या फिर पर्यावरण में जाके घुलती मिलती है, तो ये क्या करता है? ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जो कि सीधा असर किस पे जाता है? हमारी जैव विविधता पे जाता है। तो विषाक्तीकरण भी एक कारण हुआ किसका? जैव विविधता को कम करने का। फिर अब जब जैव विविधता कम हो रही है तो हम, ऐसा तो नहीं है कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि भाई कम हो रही है तो होने दो, हमारा क्या। नहीं, इसके संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने काफी ज्यादा उपाय सोच रखे हैं, क्योंकि अगर नहीं उपाय सोचते हैं तो ये पूरा जैव विविधता खत्म हो जाता और शायद हमारा इस धरती पर रहना भी मुश्किल हो सकता। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता, वन एवं जीवन को संरक्षित करने के कुछ उपाय। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण, यानी कि हमें जो वन है और उनका वन्य जीवन है उसके बचाव के उपाय। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक आवास पे रहने वाले जीव जंतुओं को हम वन्य जीवन के रूप में मानते हैं, है ना। लेकिन वनों और वन्य जीवन में जो तीव्र गति से हो रहे नुकसान को हमने कभी जानने की कोशिश करी है? शायद से नहीं, लेकिन इसका जानना अब काफी ज्यादा आवश्यक हो गया है। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि हमारे पास साधारण से जो संरक्षण के उपाय है वो ये है कि हम काफी ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, है ना। फिर सुरक्षित क्षेत्रों में जीवों को रख सकते हैं, या फिर विश्व में कहीं ज्यादा नए परियोजना कार्य बना सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए कुछ मामूली से संरक्षण के कारण। लेकिन भारत ने भी पेड़ पौधों एवं वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु कुछ कदम उठाए हैं। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण ने क्या किया, उन्होंने जोरों शोरों से मांग करी, किससे करी? राष्ट्रीय वन्य सुरक्षा के लिए उन्होंने जोरों शोरों से मांग करी। किससे करी थी? केंद्र सरकार से करी थी। उन्होंने बोला कि भाई एक कार्यक्रम चलाओ जिससे ये वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण हो सके, और फिर ये कार्यक्रम चलाया भी गया जिसका नाम रखा गया भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम, जो कि किस में लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी अब बची कुची संकटग्रस्त जातियां उनका बचाव हो सके, शिकार कम हो सके, और कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए, किसके लिए? वन्य जीवन को बचाने के लिए। केंद्र सरकार ने ना ही केवल कुछ कार्यक्रम चलाए,
बल्कि उन लोगों ने वन्य जीव पशु विहार भी कुछ स्थापित करे। जैसे कि आप दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में है एक यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं कि सरकार ने ऐसे पशु विहार कुछ स्थापित करे हैं। किसके बचाव के लिए? वन्य और वन्य जीवन के बचाव के लिए। अच्छा, अब बात कुछ ऐसी है कि भारत में पेड़ पौधों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु काफी ज्यादा कदम उठाए गए थे। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि आजादी के बाद भारत में कितनी तेजी से जीवों को सुरक्षित करने के लिए काफी कदम उठाए गए थे। देश के अलग अलग सामाजिक संस्थानों ने 1970 और 1960 में राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्यों किया था? ताकि जो भी हमारे वन और वन्य जीवन के प्राणी हैं वह सुरक्षित हो सके। इसके लिए क्या हुआ था? इसके लिए भारत में 1973 में भारत सरकार ने बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी थी। इसमें इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी अब बचे कुचे बाघ है या फिर संकटग्रस्त जातियां हैं वह बच सके। तो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने वन्य जीवन अधिनियम का भी आयोजन कर दिया था। इसकी घोषणा कर दी थी कि भाई अब हमें कई तरह की तितलियां, पतंगों या फिर कई तरह की ड्रैगन फ्लाई की प्रजातियों को भी संरक्षित करना है। तो उन्होंने 1980 और 1986 में वन्य जीवन अधिनियम को लागू कर दिया था। उन्होंने और एक चीज करी, वो थी 1991 में उन लोगों ने 6 जातियां पहली बार अपनी सूची में शामिल करी। किस चीज की जातियां? पौधों की जातियां। ठीक है। और भी संरक्षण के तरीके हैं। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भारत सरकार ने जुर्माना लगा दिया कि अगर आप वन्य जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते और अगर आप इनका नुकसान पहुंचाओगे तो आपको कम से कम 10,000 से लेकर 25 लाख तक की सजा मिल सकती है, जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको 3 से 10 साल तक की सजा भी मिल सकती है। और भी इन्होंने कई गठन का इस्तेमाल किया है, गठन समिति बनाई है, जिससे ये संरक्षण काफी जोरों शोरों से चला। तो ये तो हमने पढ़ लिया आज कि भारत में संरक्षण की क्या क्या उपाय है, क्या चीजें बनाई गई है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हर एक प्रोजेक्ट, हर एक नियम के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं बाघ परियोजना से। ठीक है। तो बाघ परियोजना जो है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा संरक्षण किया गया था बाघ का। ये जो है परियोजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1972 में उत्तराखंड के स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। इसके अंदर पहले प्रारंभ में सिर्फ 9 बाघों को सुरक्षित किया गया था, जो कि आगे जाके वर्तमान में बढ़कर करीब 50 हो गए। फिर वर्ष 2006 में भारत में बाघों की संख्या जो थी वो करीब 1411 थी, जो कि 2010 में 1706 हो गई और 2014 में 2226 हो गई। और फिर इसी के चलते 29 जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपनी रिपोर्ट में ये प्रस्तुत किया कि हमारी बाघ परियोजना कितनी सफल रही है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों के बारे में। ठीक है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि वन और वन्य जीवन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हमें कई प्रबंध और नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो ये अकेले एक से तो होगा नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्येक रूप से सरकार को दे दिए हैं कि उनके क्षेत्र में है, या तो फिर आधे वन विभाग को दे दिए या अन्य विभागों को बांट दिया, जिससे इनका प्रबंध करने में, इनका नियंत्रण रखने में बिल्कुल
कमी ना रहे। तो आइए जानते हैं कि इन वनों को हमने किन निम्नलिखित वर्गों में बांट दिया है। तो हमने इनको 3 वर्गों में बांट दिया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अविकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन में क्या होता है? आरक्षित वन जो होता है, पहली बात तो ये स्थानीय वन क्षेत्र को दे दिया गया है कि आप ही इसकी देख रेख करो। इनकी जो भी देख रेख होती है वो कौन करता है? स्थानीय वन क्षेत्र करता है। आरक्षित वन की एक और खासियत है कि यहाँ पर पशुचरण नहीं होता। फिर है रक्षित वन। रक्षित वन सरकार के नियंत्रण में होता है कुछ नियम और शर्तों के साथ। इसकी सुरक्षा कड़ी से कड़ी की जाती है ताकि अधिक वन नष्ट ना हो पाए। फिर है हमारा अग्रेकृत वन। इनमें क्या होता है? इनमें सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो कि सरकार की या किसी व्यक्ति की होती है वो पाई जाती है। उनको हम कहते हैं अग्रेकृत वन। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं समुदाय और संरक्षण। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लोगों ने वन और वन्य जीवन को बचाने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाई है। जैसे कि भारत में कुछ क्षेत्र में कुछ स्थानीय लोगों ने, समुदाय दीर्घकाल लोगों ने क्या किया है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ ऐसे आवास स्थलों का संरक्षण किया है जिससे वन और वन्य जीवन सुरक्षित हो सके। दूसरा है कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने करीब 20,000 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाका सेंचुरी में घोषित कर दिया है। ठीक है, और इसमें यह है कि यहाँ पर शिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर है राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोगों ने काले हिरण, नीलगाय, चिंकारा, मोर आदि के संरक्षण के लिए काफी एकजुट होकर आंदोलन में जुट गए। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं चिपको आंदोलन के बारे में। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन जो है वो कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में कामयाब हुआ है। चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1972 के 26 मार्च में प्रारंभ हुआ था। इसकी जो शुरुआत है वह सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी। और ये हुआ क्यों था? वो इसलिए था कि उत्तराखंड के रैणी में 2400 पेड़ जो है वो काटे जा रहे थे, जिसको बचाने के लिए गौरी देवी नाम की एक स्त्री ने गांव की 27 महिलाओं के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर पेड़ों से कसकर चिपक गए। इसी कारणवश जो भी कटाई के लिए लोग आए थे वह असफल रहे पेड़ों को काटने के लिए, और तब से इस आंदोलन का नाम जो है वो चिपको आंदोलन घोषित कर दिया गया। तो चिपको आंदोलन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसके ऊपर लगभग आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अच्छे से चिपको आंदोलन का आप पढ़ के जाना। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि चिपको आंदोलन हुआ क्यों था और किसने किया था और कौन से सन में हुआ था। इसी के साथ हम अपना पार्ट 2 खत्म करते हैं और अब हम चलते हैं एक क्विक रिवीजन सेशन में, जिसके अंदर अब हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के नुकसान का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, पशुचरण और ईंधन लकड़ी, बृहत स्तरीय विकास योजना या फिर तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें पूछा गया है प्रकृति प्राणी जात और वनस्पति जात के नुकसान के सही कारण नहीं है। इसका ऑप्शन है घ, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? पहला संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा बीज बचाओ आंदोलन, तीसरा चिपको आंदोलन और चौथा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। भागीदारी नहीं करता है।
इसका ऑप्शन है घ, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। फिर है हमारा 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैव जिसमें जीवन होता है, विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा सामान्य प्रजाति किसे कहते हैं। सामान्य यानी साधारण, जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो तो उस प्रजाति को हम कहते हैं सामान्य प्रजाति। तीसरा प्रश्न है हमारा संकटग्रस्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं। संकट यानी कोई दुविधा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका उत्तर है जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो, यानी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हो, उसे संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। इसका उदाहरण है काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, संगाई या मणिपुरी हिरण। ठीक है। फिर हमारा चौथा प्रश्न है सुभेद प्रजाति का क्या मतलब है। इसका उत्तर है जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसे लुप्त होने के प्रबल संभावना हो, यानी कि ये संभावना हो कि वो अब खत्म ही हो जाएगी, उसको हम कहते हैं सुभेद प्रजाति। जैसे कि नीला भेड़, एशियाई हाथी या फिर डॉल्फिन। फिर है प्रश्न नंबर 5, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर एक टिप्पणी लिखिए। ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको भी बताया था, ये समुदाय और संरक्षण में आता है। तो इसका उत्तर है स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक और उदाहरण है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकल्पों का काम करते हैं, और उसके बदले में सरकार द्वारा उन्हें कुछ वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम कवर करने वाले हैं कुछ 4 से 5 मार्क्स के प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना आवश्यक है। इसका उत्तर है किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं की प्रजातियों की बहुलता को हम कहते हैं जैव विविधता। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका मनुष्य एकमात्र हिस्सा है और अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं जीवधारियों पर निर्भर रहता है। क्योंकि मानव को जीवन के लिए भोजन, पानी, हवा इत्यादि इन्हीं जीव जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होता है, अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर हमारा है दूसरा प्रश्न, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हानिकारक परिणाम के कारक है। ठीक है, कि मानव ऐसी कौन सी मानव क्रियाएं हैं जो कि वनस्पति और प्राणी जात के नुकसान के कारण है। इसका उत्तर है मानव ने विकास के लिए वनस्पति जात और प्राणी जात के कई ऐसे क्रियाकल्प हैं जिससे वनस्पति और प्राणी जात को नुकसान पहुंचा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पेड़ों से लकड़ी या छाल, पत्ता, ईंधन आदि का उपयोग किया है। फिर हमने मानव ने कृषि विभाग को हमने जंगल और वन दे दिए हैं अपने फायदे के लिए। फिर औद्योगिकरण के लिए हमने कई वन वृक्ष काटे हैं। फिर है दावानल के कारण, ठीक है, जो कि पूरा नष्ट हो गया है, जंगल वनस्पति जात सब नष्ट हो गया है। फिर है हमारा शिकार या पर्यावरण प्रदूषण, इन सब अलग अलग कारणों की वजह से भी हमारा वनस्पति और प्राणी जात पर असर पड़ा है। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न,
वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वर्गों के हिसाब से हमने वनों को 3 भागों में बांटा है। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवग्रहित वन। आरक्षित वन वो होते हैं जो कि वन विभाग के अंडर आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पशु चरण की अनुमति होती है वो पहली बात तो होती ही नहीं है, और आरक्षित वन का जो भी देख रेख होती है वो कौन करता है? वन विभाग करता है। इसकी परिभाषा पढ़े तो कुछ ऐसी है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। दूसरा हमारा रक्षित वन है जो कि सरकार के अंदर ही आता है, और सरकार इसकी कुछ नियम और शर्तों के साथ इसको चलाती है। इसकी कुछ परिभाषा ऐसी है कि इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, और देश के कुल वन क्षेत्र का ये एक तिहाई हिस्सा भी है। ठीक है। फिर है हमारा अवग्रहित वन है। इसके अंदर क्या होता है, इन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अवग्रहित वन कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि वन कितने तरह के होते हैं। अब हमारा है प्रश्न नंबर 4, भारतीय वन्य जीवन एवं संरक्षण अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अधिनियम लागू हुआ था, तो उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है, सरकार ने भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया था। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई थी। ठीक है। फिर बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा गई थी, और वन्य जीवन के व्यापार पर बिल्कुल रोक लगा दिया था। इसी तरह वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी थी, और कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन्य जीवन अभयारण्य बनाए थे। इसी के चलते कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जैसे कि हमने पढ़ा है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम के बारे में, और ये प्रश्न जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है। इसी के साथ हमने हमारा कक्षा 10वीं का पार्ट 2 वन और वन्य जीवन को खत्म कर लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप फ्रीली हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने प्रश्न जो भी है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमने हमारी पुरानी वीडियोस के भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिए हैं, तो वो वीडियोस से जाके जरूर देखें। और आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको अपने व्यूज शेयर करने हो तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9718646198। आप चाहे तो आप हमारे साथ फेसबुक द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।